बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 12 सितंबर 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का। 200 रोज़ गुजर गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। 201वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैप है 196वां रोज़ था रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। तो मैप कुछ इस तरह से था। ये रेड कलर के जो आपको एरियाज दिखाई दे रहे हैं, जो वो इलाके थे 196 रोज की मैं बात कर रहा हूं, जो रशिया के अंडर कंट्रोल थे। और आज जो मैप जारी किया गया है वो ये है आपके सामने, और इसके कॉर्नर में ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर आपको ब्लू कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये खार्किव का रीजन है। ये यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है जिसको यूक्रेन ने कंट्रोल कर लिया अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। यानी कि अब ये जो रेड था मैप, अब ये ब्लू होना स्टार्ट हो गया। ना सिर्फ खार्किव रीजन के अंदर, बल्कि ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये है लोहेंस्क और डोनेट्स्क। लोहेंस्क को कंट्रोल कर चुकी थी रशिया की फोर्सेस, मॉस्को की फोर्सेस। डोनेट्स्क के अंदर मॉस्को का जो ऑपरेशन है वो जारी था, काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का खार्किव के साथ साथ लोहेंस्क और डोनेट्स्क के ये जो सर्कल आपको एरियाज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव यहाँ पर जारी है। इसके अलावा सदर्न यूक्रेन की साइड का मैप आपको दिखा देता हूँ। ये है सदर्न यूक्रेन, मिकोलाइव का इलाका और ज़ेपरेजिया जो पावर प्लांट का इशू है वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आज की वीडियो में। उसके हवाले से भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ये जो मिकोलाइव का इलाका है, यहाँ पर यूक्रेन ने ये क्लेम किया कि इन्होंने 3 रोज़ के अंदर 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिर्फ सदर्न यूक्रेन की साइड पर इन्होंने रिकैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया, मॉस्को की फोर्सेस से वापस छुड़वा लिया। इन टोटल 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया क्लेम कर रहा है यूक्रेन के हमने 3 रोज के अंदर 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रिकैप्चर किया है, मॉस्को की फोर्सेस से छुड़ाया है। ये बहुत बड़ा एरिया है। और अगर आप इस मैप पर देखें तो 6 माह के अंदर रशिया ने जो इलाके कंट्रोल किए थे, तो 3 रोज के अंदर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जो रिजल्ट है वो प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है इस नक्शे के ऊपर। रशिया क्या कर रहा है? रशिया की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि काउंटर ऑफेंसिव को पहले रशिया ने मान लिया था कि जी हाँ काउंटर ऑफेंसिव है, मैसिव है, और उन्होंने ये बताया था कि हम एक स्पेसिफिक जगह पर रीग्रुपिंग कर रहे हैं, वहां पर हम यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोक लेंगे। ऐसी ही स्टेटमेंट, ऐसी ही कुछ तस्वीर के साथ जारी की गई रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ठीक है, दैट्स इट, हमने रीग्रुपिंग कर ली है और हम यहाँ पर यूक्रेन की फोर्सेस को रोक लेंगे। और जहाँ पर दीवार बनाई है रशिया की फोर्सेस ने, उससे आगे यानी कि जो इलाके यूक्रेन ने रिकैप्चर किए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा शेलिंग, फायरिंग, इवन के इस्कैंडर मिसाइल इस्तेमाल करते हुए रूस ने हमले किए, जिन्हें यूक्रेन ने भी एडमिट किया कि जी हाँ रशिया की जानिब से काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो चुका है, बहुत मैसिव किस्म का। लेकिन यूक्रेन की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि रशिया सिविलियन आबादियों को निशाना बना रहा है, सिविलियन बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा है। बहुत हैवी किस्म की शेलिंग और फायरिंग रशिया की जानिब से की जा रही है, जिसके नतीजे में ये आपको नज़र आ रहा होगा खार्किव का रीजन है जिसमें पावर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि यूक्रेन ने ये कहा कि रशिया की जानिब से जो शेलिंग की गई, जो फायरिंग की गई, जो मिसाइल दागे गए खार्किव रीजन के ऊपर, उसमें एक थर्मल पावर स्टेशन, एक पावर स्टेशन जो है वो भी हिट हुआ, जिसकी वजह से पूरे रीजन की जो पावर है वो ब्रेक डाउन हो गया और पूरा रीजन अंधेरों में डूबा हुआ है। ये यूक्रेन की जानिब से क्लेम किया गया, इल्ज़ाम आयद किया गया। जबकि रशिया ने कहा कि नहीं, हम यूक्रेन की फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, यूक्रेन के फौजियों को निशाना बना रहे हैं और असलहे, गोले बारूद को निशाना बना रहे हैं। सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, वो हमारा टारगेट नहीं है। बहरहाल रशिया ने एक दीवार बना ली और जो इलाके यूक्रेन ने इन 3 रोज़ के अंदर कंट्रोल किए, उधर शेलिंग, फायरिंग और मिसाइल जो हैं वो रशिया की जानिब से दागे जा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने ये कहा कि जो भी रशिया का काउंटर ऑफेंसिव है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने ज़्यादा क्लेम्स रशिया की जानिब से सामने आ रहे हैं। यूक्रेन ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये वीडियोस जारी की। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियोस आपको नज़र आ रही होंगी कि हमें
वेलकम किया जा रहा है यूक्रेन के उन इलाकों में जिन इलाकों में हम वापस आ गए, खार्किव के इलाकों में। वहाँ पर जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, वो बहुत अच्छा वेलकम कर रहे हैं कि हम 6 महीनों से बहुत ज़्यादा सख्तियों में थे, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, वगैरह वगैरह। फिर फ्लैग्स जो हैं वो यूक्रेन के झंडे लहरा कर, रशिया के झंडे गिरा कर ज़मीन पर यूक्रेन के झंडे लहरा कर, इस तरह की कुछ वीडियोस जो हैं वो जारी की जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी वीडियोस जारी की जा रही हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा, यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया अपने जो असलहे गोले बारूद के गोदाम हैं वो भी खाली छोड़कर भाग गया, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है जो कि यूक्रेन के काम आएगा। जो टैंक्स हैं, जो हैवी किस्म का वेपन है, वो भी दिखाया जा रहा है कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी छोड़कर रशिया की, मॉस्को की फोर्सेस यहाँ से निकली हैं, यूक्रेन ने क्लेम किया। और इस तरह की वीडियोस, इस तरह की तस्वीर आज भी यूक्रेन की जानिब से जारी की जाती रहीं। और एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि जब यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट किया था तो रशिया के मुकाबले में यूक्रेन के फौजी 8 गुना ज़्यादा थे। यानी कि रशिया जो इलाके कंट्रोल कर चुका था, वहाँ पर कोई स्ट्रेटजी रशिया ने नहीं अपनाई थी कि अगर कोई काउंटर ऑफेंसिव होता है या वापस लेने की कोशिश करता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2-3 हफ्तों से रट्टा लगा रहे थे कि हमने काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करना है और बहुत हैवी किस्म का, सरप्राइजिंग किस्म का होगा। और क्राइमिया के अंदर अगस्त के महीने में जो कुछ हुआ, उसके बाद रशिया की फोर्सेस के कान खड़े होने चाहिए थे। बहरहाल एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि 8 गुना यूक्रेन की फोर्सेस ज़्यादा थी काउंटर ऑफेंसिव जब स्टार्ट हुआ ईस्टर्न यूक्रेन में, इसलिए मॉस्को की फोर्सेस मुकाबला किए बगैर वहाँ से चली गईं। और उसके सबूत जो हैं यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की जा रही हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक जनरल को हटा दिया अपने ओहदे से। 13 रोज़ कबल इस जनरल को तैनात किया गया था और अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उस जनरल को ओहदे से हटा दिया। जनरल एक यूक्रेन ने पकड़ा भी है, ईस्टर्न यूक्रेन, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। इस जनरल को यूक्रेन ने पकड़ा है। ये अभी तक जो हाई रैंक्ड ऑफिशियल है मॉस्को का, जो कि गिरफ्तार किया गया है यूक्रेन की जानिब से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम जारी किया, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत पावरफुल टोन के अंदर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जी काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो गया, जवाबी हमले रशिया की जानिब से स्टार्ट हो गया। हमने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को, अपने फौजियों को पहले ही तैयार कर रखा था कि इस तरह के हमलों के लिए तैयार रहें। तो हमने दर्जनों जो मिसाइल हैं उन्हें नाकारा बनाया है, उन्हें फ़िज़ा में तबाह किया है। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया। और उन्होंने ये भी कहा कि टेररिस्ट जो है वो हमेशा टेररिस्ट रहता है। वो ये बात क्यों कर रहे थे? वो ये बात कर रहे थे कि जो पावर सप्लाई ब्रेकडाउन हुआ, जिस तरह से रशिया की जानिब से यूक्रेन कह रहा है कि सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से पावर स्टेशंस को निशाना बनाया जा रहा है, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दहशतगर्द हमेशा दहशतगर्द रहता है, लेकिन इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से आप हमारा काउंटर ऑफेंसिव नहीं रोक सकेंगे। 3 रोज़ के अंदर ये हालत है तो सोचें 30 रोज़ के अंदर आपकी क्या हालत होगी अगर यूरोप, नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया की जानिब से मुझे इसी तरह मदद इमदाद प्रोवाइड की जाती रही। तो 3 रोज़ के रिजल्ट्स देख लें, 30 रोज़ के रिजल्ट्स का इंतज़ार करें। और यूरोपियन यूनियन की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, जर्मनी और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ उसमें शामिल हैं, जिनकी जानिब से नई इमदाद का ऐलान यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के रिजल्ट्स देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा कि आप बेफिक्र रहें, आप 3 दिन क्या, 30 दिन क्या, 3 महीने तक जोर लगाएं, हम आपको असलहा गोला बारूद की जो सप्लाई है वो नहीं रोकेंगे। जर्मनी की स्टेटमेंट पर लीथल वेपन प्रोवाइड करने से मुतल्लिक जो जर्मनी ने स्टेटमेंट दी, उस पर मॉस्को का रद्द अमल सामने आया। मॉस्को ने कहा कि हम जर्मनी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 से इतनी ज़्यादा गैस रशिया से लेता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से असलहे गोले बारूद की मदद इमदाद पर तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी साइड पर जो एनर्जी की जंग है, जो एनर्जी की वॉर है, उसमें यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ थोड़े से ढीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की सिचुएशन यूरोप के अंदर है, जिस तरह से एक अनरेस्ट की सिचुएशन है, मुजाहिरे हैं, प्राइस हाइक है, एनर्जी क्राइसिस हैं, उसको लेकर यूरोपियन यूनियन के जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं वो प्राइस कैप वाली मगरिब की पॉलिसी से मुत्तफिक आज भी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई इंप्रेसिव पॉलिसी नहीं है, इससे हम रशिया को डैमेज कर सकेंगे, लेकिन हमारा मसला है यूरोप के एनर्जी क्राइसिस, जिन्हें दूर करना, सर्दियों में सर्वाइव करना हमारी प्रायोरिटी है। तो उससे मुतल्लिक कोई सजेशंस
अच्छी सजेशंस होंगी तो उस पर गौर किया जाएगा। हंगरी जैसे ममालिक, कुछ ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ के ऐसे हैं जो प्राइस कैप और रशिया पर सैंक्शंस के मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ हैं और ये कहते हैं कि वो ये एनर्जी की जंग ख़त्म होनी चाहिए, बाकी जो मामला है वो नेगोशिएशंस के ज़रिए तय पा जाना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ अभी एनर्जी क्राइसिस को लेकर मुकम्मल तौर पर घिरे हुए हैं और उन्हें कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। प्राइस कैप पर वो मुत्तफिक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अल्टरनेट कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि रूस पर से सैंक्शंस, कुछ स्पेसिफिक सैंक्शंस ये यूरोपियन कंट्रीज़ हटाएं, गैस इन्हें मिलने लगे, टर्बाइंस का मामला जो है वो हल हो जाए, उनकी मेंटेनेंस हो जाए जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर, और फिर यूरोप को गैस मिलने लगे। ये एक वाहिद सोल्यूशन है जो एनर्जी क्राइसिस से यूरोप को निकाल सकता है, वरना यूरोप को सख्त सर्दियां जो कि तकरीबन स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन सख्त सर्दियां मैं आपको बताऊं 2 महीने के बाद यूरोप के अंदर स्टार्ट होंगी। तो सख्त सर्दियों में अगर यूरोप सरवाइव कर जाता है और यूक्रेन को इस तरह की मदद इमदाद प्रोवाइड करता रहता है तो फिर तो बात बन सकती है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की। लेकिन इस तरह की सिचुएशन किसी सूरत दिखाई नहीं देती जितनी सख्त यूरोप की सर्दियां होती हैं और जितना ज़्यादा यूरोप रिलाई करता है रशिया की एनर्जी पर, तो यूरोप विदाउट रशियन एनर्जी, विदाउट रशियन गैस सर्वाइव नहीं कर सकता। इस बात का इदराक यूरोपियन कंट्रीज़ को है, जिसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहरहाल सर जोड़े हुए हैं। अमेरिका की जानिब से, जो एंटनी ब्लिंकन की जानिब से, जो बाइडन की जानिब से जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, उन लेक्चर्स का कोई असर यूरोप पर नहीं होना। जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसमें ये लेक्चर्स जो हैं वो आपको गर्म नहीं रख सकते। गर्म तो आपको गैस नहीं करना है, तो और यूरोप की जिस तरह की सर्दियां हैं तो गैस की ज़रूरत है यूरोप को। इमैनुअल मैक्रोन ने कॉल की व्लादिमीर पुतिन को और गुफ्तगू की उनसे। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि एनर्जी पर बात होगी या फिर दोनों ममालिक के सरबराहान को बातचीत की टेबल पर बिठाने से मुतल्लिक बात होगी, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने बात की ज़परेज़िया पावर प्लांट से मुतल्लिक। ज़परेज़िया पावर प्लांट मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो चुका है क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव के बाद मैंने आपको दिखाया कि ज़परेज़िया के गिरदोनवा में भी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है। तो काउंटर ऑफेंसिव के बाद यूक्रेन ने ज़परेज़िया पावर प्लांट को मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया और अब वहाँ पर शदीद लड़ाई जारी है, जिसके हवाले से इमैनुअल मैक्रोन और व्लादिमीर पुतिन ने गुफ्तगू की टेलीफोन पर। और इमैनुअल मैक्रोन को व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बहुत बड़ा हादसा होगा और बहुत ज़्यादा स्वेर किस्म के इसके असरात जो हैं वो पूरे यूरोप पर फैलेंगे, इसलिए आप यूक्रेन को समझाएं कि पावर प्लांट पर शेलिंग ना करें। लेकिन दूसरी जानिब से रशिया पर इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं शेलिंग और फायरिंग के कि रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर शेलिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की खिचड़ी है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट भी जस्टिफाई नहीं कर सकी, सॉल्व नहीं कर सकी, कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकी। नो वॉर जोन डिक्लेयर तो किया गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर से सामने आ चुके हैं कि मैं दोनों ममालिक को नेगोशिएशंस की टेबल पर बिठाऊंगा। तुर्की के ऑफिशियल्स की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें बताया गया कि उज़्बेकिस्तान में 15 और 16 सितंबर को जो SCO की मीटिंग होने वाली है उसमें रजब तैयब एर्दोगान भी शिरकत करेंगे। चाइना के सदर शी व्लादिमीर पुतिन की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पर होंगे SCO की मीटिंग के दौरान और नरेंद्र मोदी भी होंगे इंडिया के वज़ीर आज़म। तो वहाँ पर एक तो शी और पुतिन की मीटिंग बहुत ज़्यादा उस पर नज़रें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। दूसरा, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करूंगा साइडलाइंस पर 1-on-1 और उसमें व्लादिमीर पुतिन को कायल करने की कोशिश करूंगा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से तुर्की के अंदर इस्तांबुल या अंकारा के अंदर एक मुलाकात आपकी मैं फिक्स करवाता हूं, तो आप बैठकर बात कर लें इससे पहले कि सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन ना ही इस सिचुएशन में रशिया ना ही यूक्रेन, अगर रशिया इस सिचुएशन में नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठ जाता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि इस वक्त इस सिचुएशन में 205वें रोज़ या 210वें रोज़ रशिया नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठ जाता है तो ये रशिया की हार होगी या जीत होगी। और दूसरा, यूक्रेन इस वक्त तो नेगोशिएशंस की टेबल की अगर उसे ऑफर की जाए तो जिस तरह का मोमेंटम यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का बना हुआ है तो हर जगह जीत जीत, विक्ट्री विक्ट्री के नारे बुलंद हो रहे हैं, तो यूक्रेन तो नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठ जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रशिया अभी नेगोशिएशंस की टेबल पर नहीं बैठेगा जब तक यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का मोमेंटम टूट नहीं जाता। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो अहदाफ अपने ड्यूरिंग दी 6 मंथ्स बताए हैं तो मेरे ख्याल में रशिया के अहदाफ अभी
अचीव करना बाकी हैं, जो कि इन सर्दियों के दौरान रशिया ने वो अहदाफ अचीव करने हैं जिसका इंतज़ार रशिया ने इन 6-7 महीनों तक किया है। क्या सर्दियों में यूरोप सरवाइव कर पाएगा या फिर रशिया अपने अहदाफ हासिल करने में रशिया को आसानी होगी सर्दियों के दौरान? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।